हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी पाठ्यक्रम बसंत भाग 2 पुस्तक कक्षा 7 के पाठ संख्या 2 को पढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक है हिमालय की बेटियां। यह एक निबंध है। इसके लेखक हैं नागा अर्जुन जी। नागा अर्जुन जी हमें यहाँ पर हिमालय और उनकी बेटियों के बारे में बता रहे हैं कि हिमालय और उनकी बेटियों के बीच, यानी कि यहाँ पर बेटियां नदियों को कहा गया है। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय की क्या हैं? बेटियां हैं। और हिमालय उनके क्या हैं? पिता हैं। पापा ने हर मुश्किलों से मुझे लड़ना सिखाया। पापा ने हर मुश्किलों से मुझे लड़ना सिखाया, हमेशा मेरे साथ रहकर मेरा हौसला बढ़ाया। जी हाँ, एक पिता और बेटी का रिश्ता बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है। दुनिया में अगर पिता को सबसे कोई ज्यादा प्रिय होता है तो वो उनकी बेटियां ही होती है, क्योंकि कहा जाता है बेटियां तो पिता की जान होती है। यह बात सच ही है कि बेटियां पिता की जान होती है। और बेटियों के लिए एक आदर्श व्यक्ति जो होता है वो उसका पिता ही होता है। पिता के ही बताए गए रास्ते पर बेटियां चलती हैं और अपने जीवन की यात्रा को तय करती हैं। पिता से ही उन्हें हौसला मिलता है और वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं। आइए हम लोग इस निबंध के माध्यम से हिमालय और उनकी बेटियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो लेखक हैं नागा अर्जुन जी, वो हिमालय और उनकी बेटियों के बारे में हमें क्या बता रहे हैं, आइए इस निबंध को पढ़कर हम जानते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। ये कौन कह रहा है? ये नागा अर्जुन जी कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? कि जो नदियां जो समतल मैदानों में होती हैं उनको वो दूर से ही देख रहे हैं। उनको वो कैसी प्रतीत होती है? तो बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती हैं। वो उसकी तुलना एक महिला से कर रहे हैं कि जो महिला शांत स्वभाव की है, संस्कारी है, अपने में खोए रहने वाली है, इतनी शांत महिला को वो क्या बता रहे हैं? नदी को बता रहे हैं कि नदियां क्या है? एक संस्कारी, सभ्य महिला की तरह ही मुझे क्या नदियां हो रही है? तो नदियां मुझे ऐसी ही लग रही हैं जैसे संप्रभात महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव हैं। संप्रभात महिला यानी कि सभ्य महिला, संस्कारी महिला की तरह ही मुझे ये समतल मैदान में फैली हुई नदियां मुझे उसी तरह से लग रही है। ये कौन कह रहे हैं? कौन लिख रहे हैं? ये लेखक नागा अर्जुन जी लिख रहे हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव हैं। जैसे कि एक महिला के लिए जो कि बहुत ही शांत है, सभ्य है, जैसे एक महिला के प्रति उनके दिल में भाव है, आदर है, रिस्पेक्ट है, उसी तरह से लेखक को इस नदी के प्रति भी आदर और भाव है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अब लेखक नागार्जुन जी कह रहे हैं कि जैसे मैं बचपन में अपनी माँ की गोद में, अपनी दादी की गोद में, अपनी मौसी की गोद में, अपनी मामी की गोद में खेला कूदा करता था, उछला करता था, उसी तरह मैं क्या करता हूँ कि उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। किसमें? यानी कि नदियों में। लेखक कह रहे हैं
कि जिस तरह मैं बचपन में अपनी माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में खेला करता था, उछला करता था, उसी तरह से मैं नदियों में भी जाकर के डुबकियां लगाता हूँ, खेलता हूँ, पानी से कूदता हूँ और उछलता हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब कवि कह रहे हैं, अभी तक तो वो हिमालय पे चढ़े नहीं थे, तो अब क्या हुआ कि वो हिमालय पर गए हैं, हिमालय की ऊंचाइयों पर गए हैं, यानी कंधे तक की ऊंचाई, यानी कि अगर हिमालय यहाँ है तो वो यहाँ तक की ऊंचाई पर गए हैं। वहां जाकर उनको तो अलग ही रूप दिखाई दे रहा है नदी का। वो क्या हो गया, जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और ही रूप सामने आया। यानी कि किसका रूप सामने आया? नदियों का रूप सामने आया। कि जब कभी हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़े तो वहां उन्होंने नदियों का अलग ही रूप देखा। क्या रूप देखा? मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि ये वो वही नदियां हैं जो कि समतल मैदान में जा करके क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, विशाल हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती है। और यहाँ क्या रूप है उसका? इस हिमालय पर तो अलग ही रूप है। इस हिमालय पर क्या है? वे दुबली पतली सी हैं, उछलती कूदती हुई इस तरह से क्या हो रही है, समतल मैदानों में जा रही हैं। यहाँ पर वो क्या हो रही है, नदियां खिलखिलाकर हंसती खेलती उछलती कूदती पेड़ों से, पौधों से, घाटियों से होते हुए कहाँ जा रही हैं? समतल मैदान में जा रही हैं। लेकिन समतल मैदान में जाकर वो विशाल कैसे हो जाती हैं? इस बात का उनको जो है बहुत ही लेखक को आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ तो हिमालय से पतली दुबली सी नदी निकली और वहां नीचे जाकर के समतल मैदान में क्या हुई, वो विशाल रूप ले ली। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। जब हिमालय पर लेखक गए तो वहां देख रहे हैं कि नदियां तो पूरा खिलखिला रही हैं, हंस रही हैं, उछल रही हैं, कूद रही हैं। अब जब पहाड़ों से गिर रही हैं, ऐसे 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 करके गिर रही हैं, तो वो तो हंसती हुई, खेलती हुई, उछलती हुई, कूदती हुई जा रही हैं, जैसे कि लड़कियां अपने मायके में बचपन में उछलती और कूदती हैं। उसी तरह से हिमालय उनका क्या है, मायके है। हिमालय उनके क्या है, पिता हैं। वह अपने पिता के घर में क्या कर रही है, खेल कूद रही है, उछल रही है, गा रही है, पूरा खिलखिला कर हंस रही है, छोटे छोटे पेड़ पौधों से टकराती हुई, उनके साथ खेलते हुई वो क्या कर रही है, नीचे समतल की ओर उतर रही है। लेकिन यहां तो वो खिलखिलाकर हंस रही है, लेकिन समतल मैदान में जाकर वो इतनी शांत क्यों हो जाती है? वो वहां क्यों नहीं हंसती? जैसे वो अपने पिता के पास हंस रही है, खेल रही है, कूद रही है, तो वो समतल मैदान में जाकर इतनी गंभीर क्यों हो जाती है? ऐसा जो है लेखक सोच रहे हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूं, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता हूं। लेखक कह रहे हैं, जब मैं किसी महिला को देखता हूं, जब मैं किसी कली को देखता हूं, तो भी मुझे उतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि मैं यहाँ आकर इन नदियों के बाल रूप को देख रहा हूं। ये चीज क्या हो रहा है, लेखक को आश्चर्य हो रहा है कि बेटियों का यहाँ कितना अच्छा बाल रूप है, बेटियां यहाँ कितना खिलखिलाकर हंस रही हैं, बेटियां यहाँ कितना उछल कूद कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो समतल में जाकर क्या हो जा रही हैं, गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? आखिर वो कहाँ भाग के ऐसे कहाँ जा रही हैं
उनको क्या लक्ष्य पाना है कि वो भागे जा रही हैं? क्यों भाग रही हैं? ऐसा क्या है, किसके लिए भाग रही हैं, क्यों बेचैन हो रही हैं? तो अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? इतने महान पिता जो कि कितना प्यार करते हैं, हिमालय अपनी बेटियों से, अपनी नदियों से कितना प्यार करते हैं, अपने पिता को छोड़कर आखिर वो क्यों जा रही है? इतना प्यार पाकर भी क्या उसका हृदय अतृप्त ही रह गया? क्या उसका हृदय तृप्त नहीं हुआ? आखिर तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास को बुझाएगा? आखिर वो जो भाग के नीचे जा रही हैं, आखिर कौन होगा जो इनकी प्यास को बुझाएगा? जब उनके पिता उसको उतना प्यार कर रहे हैं फिर भी वह अपने पिता को छोड़कर क्यों जा रही है? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यानी कि क्या कह रहा है? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, यानी कि पहाड़ों पर जो बर्फ है, पहाड़ पर के जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, छोटे छोटे वहां पेड़ पौधे हैं, घाटियां हैं, ठीक है, उन सबको वो अपना जो है बाल रूप दिखाते हुए वो नीचे की ओर क्या कर रही हैं? जा रही हैं। लेकिन क्यों जा रही हैं? लेखक ऐसा कह रहे हैं। तो क्या होती है, वो खेलते खेलते जब वो बहुत दूर निकल जाती है, कहाँ पहुंच जाती है? देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। इन्हीं जंगलों में जा करके, यानी कि देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा कैल के जंगलों में जब वह पहुंचती है तब जाकर उनको बीती बातें याद आती है कि मैं अपने पिता के घर में किस तरह से खुश थी, किस तरह से उछलती कूदती खेलती थी, खिलखिलाकर हंसती थी। तब जाके उसको क्या होती है? वह बातें याद करने का मौका उसको मिलता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय, कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर भूनता होगा। अब तो बेटियां पिता के घर से चली गई, लेकिन एक पिता पर क्या बीतती होगी वो तो एक पिता ही समझ सकता है। बेटियों के बिछड़ने का गम क्या होता है वो एक पिता ही समझ सकता है। तो पिता क्या कर सकते हैं? नदियों के जो पिता हैं, हिमालय जो है, आखिर वो कर भी क्या सकते हैं? वो अपना सिर ही तो धुन सकते हैं। बेटियां तो चली गई उनकी, अब वो उनकी याद में क्या करेंगे? सिर ही तो धुनेंगे। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। हिमालय कहाँ है? उत्तर दिशा में है। जब उनकी बेटियां उनसे बिछड़ गई, चली गई, उनको छोड़ के नीचे उतर गई, समतल मैदान में चली आई, तब वो क्या रहेंगे? मौन ही रहेंगे, शांत ही रहेंगे। बेटियों के बिछड़ने का उनको क्या रहेगा? गम हमेशा रहेगा। तो वो क्या बोलेंगे? नहीं। वहां जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय आपको कुछ भी वहां पर नहीं मिलेगा। वहां आपको क्या मिलेगा? शांति ही मिलेगी, मौन ही मिलेगा, क्योंकि एक पिता के पास से उनकी बेटियां क्या हो चुकी हैं? जा चुकी हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल यानी कि कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी ये भी दो हिमालय की ही बेटियां हैं। और उसके अलावा रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि भी सभी हिमालय की छोटी बड़ी क्या हैं? बेटियां ही हैं, जो कि उनके जाने के बाद उनके पिता के आंखों में क्या होता है? उनकी आंखों के सामने उनकी बेटियों की याद क्या होती है? सताने लगती है कि मेरी बेटियां मुझे छोड़कर चली गई। बस वो क्या कर सकते हैं? अपनी बेटियों को याद ही तो कर सकते हैं।
वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो कुछ नहीं है का मतलब है जो हिमालय पर बर्फ रहते हैं, उस बर्फ से क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी पिघलकर नीचे गिरता है। तो हिमालय तो दयालु है, वो तो पिता है, वह क्या है, दयालु पिता है। सतलज और ब्रह्मपुत्र भी को भी वो बेटियां ही मानते हैं, चाहे वह उनके पास बर्फ के ही रूप में क्यों ना हो। उसके बाद क्या होता है कि जो बर्फ होते हैं वो पिघल कर क्या होता है, महानदियों में जाता है, और जब महानदियों में पानी पूरा भर जाता है तो वह जाकर दक्षिण में जाकर के समुद्र में उसका मिलन हो जाता है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी कि वह समुद्र है दक्षिण में, हिमालय है उत्तर में, लेकिन समुद्र कितना भाग्यशाली है जो कि सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उसको क्या पकड़ने का श्रेय मिला, हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी कि सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां क्या हो गई, उन समुद्र में जाकर मिल गई। यानी कि हिमालय की बेटियां जो है अब समुद्र में चली गई। हिमालय की बेटियां जो हैं कहाँ, किसका रूप ले ली, समुद्र का रूप ले ली। तो इस नाते आप ये सोचिए कि नदियां जो है हिमालय की बेटियां हैं, और वो जब समुद्र का हाथ थामती है तो इस नाते इस निबंध में यही दर्शाया गया है कि इस नाते हिमालय और समुद्र के बीच ससुर और दामाद का रिश्ता हुआ। यानी कि हिमालय समुद्र का ससुर हुआ और समुद्र जो है हिमालय का क्या हुआ, दामाद हुआ। क्यों? क्योंकि हिमालय की बेटियों का हाथ किसने थामा, समुद्र ने थामा। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। सब कोई तो हिमालय पे चढ़ा नहीं है, तो जो चढ़ा नहीं है वो तो बस नदी का यही रूप देख रहा है कि नदी क्या है, शांत है, स्थिर है, ठीक है। तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो अपने बूढ़े हिमालय जब अपने पापा के घर में थी तो कैसे हंसती खेलती उछलती कूदती नाचती फुदकती थी, है ना। वो तो पता नहीं चलेगा, जिन्होंने देखा ही नहीं है हिमालय पर जाकर तो उन्हें क्या पता चलेगा। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यानी कि जो लोग पहाड़ पर रहते हैं तो वो तो नदियों का रूप देख ही रहे हैं कि बचपन से ही देख रहे हैं कि नदियां कैसे उछलती खेलती कूदती हैं, और जो नीचे रह रहे हैं जो हिमालय पर चढ़े ही नहीं हैं वो इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि नदियां अपने पिता के घर में कैसे रहती थी और यहाँ जमीन पर आकर कैसे शांत हो गई। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या प्रतीत होता है, अब लेखक को प्रतीत होता है कि हिमालय क्या है, समुद्र का ससुर है और समुद्र क्या है, हिमालय का दामाद है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास में जो है, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से क्या कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान मिला है कि वह अपनी प्रेयसी को पाकर अवश्य ही क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो यहाँ पर भी, वहां पर कालिदास कवि थे, उन्होंने भी क्या बताया है, इस बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस कवि को भी नदियों का सचेतन रूप
रूपक पसंद था। जैसे वहां पर कवि को नदियों का सचेतक रूपक पसंद था, उसी तरह से यहाँ पर लेखक को भी क्या है, नदियों का सचेतक रूप पसंद है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, यानी कि काका कालेलकर जी जो हैं वो नदियों को क्या कह रहे हैं, लोक माता कह रहे हैं, यानी कि नदी को उन्होंने माता का दर्जा दिया है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। अब लेखक कह रहे हैं माता तो लड़कियां बाद में बनती है, जब उनका जन्म होता है तो सबसे पहले वो क्या बनती है, बेटियां ही तो बनती है। तो इसमें क्या हर्ज है कि अगर हम उन्हें बेटियां कहें। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, यानी कि हम उन्हें प्रेयसी भी कहें तो कैसा रहेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी कि हम नदियों को अगर प्रेमिका भी कहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ममता का एक और भी धागा है, जो क्या है, बहन। ममता का एक और धागा क्या है, भाई बहन का रिश्ता। अगर हम नदियों को बहन भी कहते हैं तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। ऐसा कौन कौन कह रहे हैं, लेखक नागार्जुन जी कह रहे हैं, जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, यानी कि बहुत सारे कवियों ने नदियों को माता का स्थान दिया है, बहुत ने प्रेमिका का स्थान दिया है, और बहुत ने बेटियों का स्थान दिया है, और बहुत सारे कवियों ने बहनों का स्थान दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई, तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। अब लेखक कह रहे हैं तिब्बत की बात है, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। एक दिन क्या हुआ कि लेखक की तबीयत क्या थी, खराब थी, उनका मन अच्छा नहीं लग रहा था, तो वे सतलज नदी के किनारे गए और अपने पैरों को क्या किया, लटका करके नदी के किनारे जो है पैर को पानी में डाल करके वो बैठ गए। थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि उनकी तबीयत क्या हो गई, ठीक लगने लगी। थोड़ी देर में ही उनकी तबीयत ठीक लगने लगी। किस समय की बात है, ये दोपहर के समय की बात है। पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। लेखक कह रहे हैं जब मैंने सतलज नदी के किनारे जा करके नदी में अपने पैर को डाला तो थोड़ी ही देर में क्या हुआ, मुझे अच्छा महसूस होने लगा, मेरी तबीयत क्या हो गई, ठीक हो गई। तो मैं क्या करने लगा, गुनगुनाने लगा। अब लेखक क्या गुनगुना रहे हैं, आइए देखते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। हे सतलज बहन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम्हारे कारण क्या हुआ, मेरा मन अच्छा हो गया, मैं क्या हुआ, ठीक हो गया, मेरी तबीयत ठीक हो गई, इसलिए तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय जयकार हो। इसलिए मैं क्या करता हूं, तुम्हारी नजर को उतारता हूं, मैं तुम्हारी नजर को उतारता हूं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, यानी कि तुम क्या हो, हिमालय की बेटी हो। तुम तो अपने पिता के पास से चली आई, लेकिन तुम्हारे पिता क्या हैं, बहुत चिंतित हैं, क्योंकि क्या हो गया, पिता एक बेटी से क्या हो गए, बिछड़ गए। इसलिए वह उनकी क्या करते हैं, अपनी बेटी की वह क्या करते हैं, चिंता करते हैं। तो लेखक सतलज को यही बोल रहे हैं, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम हिमालय की बेटी हो और हिमालय तुम्हारा क्या है, पिता है। लेकिन पिता को हमेशा एक बेटी के लिए क्या रहती है,
चिंता रहती है। वो हमेशा एक बेटी के लिए क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और क्या हो गए हैं, वो चुपचाप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बेटियां उनसे क्या हो गई हैं, बिछड़ गई हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। प्रकृति तो हमेशा नया खेल खेलते रहती है, हमेशा नए नए कारनामे करते रहती है। तो प्रकृति क्या की है, चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, उसी प्रकार यह भी एक अद्भुत छाप है हिमालय, जिससे क्या हो रही हैं, उनकी बेटियां बिछड़ रही हैं। उनके पास से उनकी बेटियां क्या हो रही है, बिछड़ कर कहीं और जा रही हैं। तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति अपना क्या करती है, हमेशा अपना नटी यानी कि नाटक के रूप में अपने आप को क्या करती है, चित्रित करती है। जिस प्रकार यहाँ पर निबंध के माध्यम से नागार्जुन जी ने हमें बताया कि हिमालय नदियों के पिता हैं और नदियां हिमालय की बेटियां हैं, और एक दिन हर बेटी को अपने पिता से बिछड़ना ही पड़ता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वह हिमालय हो। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।